नमस्कार। 1 फरवरी 2024 गुरुवार का ये दिन विशेष है क्योंकि आज संसद में अंतरिम बजट यानी इंटरिम बजट प्रेजेंट किया जाएगा। अब से कुछ ही देर में सुबह 11 बजे लोकसभा के पटल पर माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी लगातार छठी बार देश का बजट प्रस्तुत करेंगी। गौरतलब है कि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये अंतिम बजट है और जब भी बजट आता है तो हर घर परिवार यही सोचता है कि इसका असर मेरे घर परिवार के बजट पर क्या पड़ेगा। तो आइए बजट एक्सपेक्टेशंस पर बातचीत करते हैं। दूरदर्शन के इस विशेष कार्यक्रम में मेरे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं। आइए उनका परिचय आपके साथ कराऊं। हमारे साथ हैं शंकर मिश्रा जी, नमस्कार। आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। साथ ही स्वागत कीजिए प्रोफेसर हेमेंद्र कुमार डांगी का, नमस्कार। आप एक अर्थशास्त्री हैं दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से। तो शंकर जी, सबसे पहले मैं आपसे ही पूछना चाहूँगा कि क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव का वर्ष है और इसलिए इसे वोट ऑन अकाउंट इंटरिम बजट कहा जाता है, तो दर्शक जरूर जानना चाहेंगे कि इंटरिम बजट और फिर जो आम बजट आता है, सालाना जो बजट आता है, दोनों में क्या अंतर है? इंटरिम बजट जिस साल सरकार इलेक्शन में जाती है उस साल इंटरिम बजट ही लाती है और जब इलेक्शन ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद फिर लोकसभा की जब गठन हो जाएगी तो फिर वो फाइनल बजट ना जैसे लाती है वैसे। फ़र्क दोनों में ये क्या है कि इंटरिम बजट जो है वो ब्रेकडाउन ऑफ द एक्सपेंडिचर एंड इनकम ऑफ द गवर्नमेंट, लेकिन जो उसके अंदर कोई पॉलिसी मेकर नहीं होगा, उसके अंदर कोई गवर्नमेंट की कोई बड़ा अनाउंसमेंट नहीं होगा ताकि जो पब्लिक पे इन्फ्लुएंस करे, ताकि उससे जो इलेक्शन प्रभावित ना हो। जी बिल्कुल। और हमने देखा कि बजट सत्र बीते कल 31 जनवरी से शुरू हुआ जब प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने दोनों सदनों को एड्रेस किया और उसके बाद जो एक परंपरा है कि बजट की पूर्व संध्या पर एक आर्थिक सर्वेक्षण आता है, कल जो सामने आया वो इंडियन इकोनॉमी का एक रिव्यू था, 74 पन्ने का दस्तावेज। क्या विशेष बातें थी उसमें? जी, तो जैसा अभी आपने बात बताई कि चूँकि पूर्व ये इलेक्शन से पहले का बजट है तो इसलिए गवर्नमेंट फुल फ्लेजेड बजट नहीं दे पाती है। और इसी तरह से जो हर साल इकोनॉमिक सर्वे आता है वो सर्वे ना आके एक रिव्यू रिपोर्ट आई है, वो भी एक तरह से शॉर्ट सिनॉप्सिस है। रिव्यू रिपोर्ट जो है वो आपका सर्वेक्षण का ही एक पार्ट है और जो हमें समझ में आया इस रिव्यू में जो सामने निकल के आई कुछ बातें, इसमें दो पार्ट में इस रिव्यू रिपोर्ट को इसको लिखा गया है। एक पार्ट में मेनली ये बताया गया है कि आज़ादी के बाद से अब तक की जो सिचुएशन है इंडियन इकोनॉमी कैसी रही वो, और आगे गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी और फोकस है उसके बारे में इसमें बात की गई है। और इसमें ये पूरा बताया गया कि कैसे कॉलोनियल टाइम से पहले, मतलब ब्रिटिश टाइम से पहले हमारा इकोनॉमी में कितना अच्छा कंट्रीब्यूशन था और कॉलोनियल पीरियड के बाद वो कंट्रीब्यूशन जो योगदान था हमारा वो कम रह गया, और फिर कैसे भारतीय अर्थव्यवस्था की एक यात्रा कैसी रही उसके बारे में बताया गया। जैसे बजट तो आगामी वित्त वर्ष के लिए है, 24-25 के लिए, और सर्वेक्षण या सर्वे मौजूदा वित्त वर्ष, तो इस वर्ष किस तरह की प्रगति रही अगर हम ग्रोथ रेट की बात करें? जी, तो जैसा कि पिछले बजट में आपने देखा होगा कि प्रेडिक्शन था या अनुमान था कि हम 7% से ग्रो करेंगे, तो ये एक बहुत अच्छा संकेत है कि हम लगभग 7% से ग्रो करें। और अभी जो वापस से अनुमान है वो 7% का है। अगर ऐसा ही चलता रहा जो कि अनुमान है, तो जो एक आप जगह जगह ये कैची लाइन सुनते होंगे, गांव हर जगह आजकल एक नारा चल रहा है कि हमें 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है। तो ऐसा लग रहा है कि जो अनुमान है उस हिसाब से अगले 2-3 साल में हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगा और 2030 तक हम 7 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएंगे और विश्व की 5 मुख्य अर्थव्यवस्थाओं का भी हम हिस्सा हैं और हो सकता है उसमें हम और प्रोग्रेस करें। जी बिल्कुल। तो भारत ने संकल्प लिया है कि अगले 3 सालों में भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगी और अगर इस अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन बनना है तो हम सबका योगदान बहुत ज़रूरी है, इंडस्ट्रीज़ का योगदान भी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, देश की राजधानी दिल्ली से तो ये कार्यक्रम प्रसारित हो रहा है, लेकिन देश की कमर्शियल कैपिटल चलते हैं मुंबई, जहाँ पर ऑनलाइन माध्यम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर शरद। डॉक्टर शरद, आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? हाँ जी जी, तो स्वागत है आपका कार्यक्रम में। ये बताइए, आज आम बजट पेश होना है, आप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, चेयरपर्सन हैं आईआईटी मुंबई के, तो इंडस्ट्रीज की क्या अपेक्षा है आज बजट से? जैसे कि कहा गया है अभी कि ये अंतरिम बजट है, इसमें कोई बहुत बड़ी पॉलिसी अनाउंसमेंट की संभावना नहीं है, लेकिन फिर भी इंडस्ट्री की दृष्टि से हमें चाहिए कि जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बजट के अंदर प्रावधान किया गया है वो बहुत कम है। मेरे को लगता है उसको थोड़ा बढ़ावा देना चाहिए। कुछ अर्जेंट बातें हैं, जैसे पॉलिटिक्स चल रही है और जियो इकोनॉमिकल सिचुएशन चल रही है,
उसके अंतर्गत अभी इकोनॉमी बहुत डाउन है यूरोप की और कुछ हद तक अमेरिका की भी, और ग्रोथ रेट हम देख रहे हैं वर्ल्ड वाइड कम हो रहा है। तो हमारे इंडस्ट्री को, हमारे निर्यातकों को कुछ सपोर्ट की आवश्यकता है। तो एक तो पहले प्रावधान था 35(2)(ab, तो जिसके अंदर वेटेड डिडक्शन दिया जाता था, तो कुछ कैलिब्रेट करके उस प्रावधान को वापस लाना चाहिए। दूसरी एक अहम रिक्वायरमेंट अभी जो है बहुत ही जरूरी, वो ये है कि आत्मनिर्भरता, भारत की आत्मनिर्भरता के अंतर्गत हमें हमारी एक फ्रेट लाइन होनी बहुत जरूरी है। हमारे पास में बल्क कार्गो लाइन तो SCI है, लेकिन कंटेनर शिप कोई नहीं है। और ये बात मैं अलग अलग प्लेटफॉर्म से 2 साल से कहते आया हूं कि कोई भी हिसाब से हमें कंटेनर लाइन हमारी इंडिया की होनी बहुत जरूरी है। इसके लिए बजट में शिपिंग लाइंस के लिए थोड़ा सा प्रावधान होना चाहिए। तो और इसके अलावा हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो बहुत सफर कर रही है, लोकली भी और निर्यात में भी, तो उसको सपोर्ट देने की आवश्यकता है। तो मैं सोचता हूं कि बजट में कम से कम ये जो अहम चीजें हैं इनके ऊपर ध्यान दिया जाए। जी डॉक्टर शरद, शुक्रिया आपके इनिशियल विचारों के लिए। पर अगर हम जो मौजूदा वित्त वर्ष है उसका बजट देखें तो पिछले साल 45 लाख करोड़ का एक्सपेंडिचर, 27 लाख करोड़ का राजस्व, कैसी प्रगति रही इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू? क्या डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस का कलेक्शन अच्छा रहा? डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस का कलेक्शन बहुत अच्छा रहा। सिर्फ जनवरी में GST का कलेक्शन 1.72 लाख करोड़ है, तो ये बहुत अच्छा, ये सेकंड हाईएस्ट GST रेजिम का है ये। जी, तो बिल्कुल ये चार्ट आप देख सकते हैं, और इसमें अंतिम महीना जनवरी का जो कल ही संपन्न हुआ है उसमें भी देखिए कि मासिक कलेक्शंस GST जो कि इनडायरेक्ट टैक्स है 1.7 लाख करोड़ से ज्यादा। प्रोफेसर साहब, लगातार हर महीने GST का कलेक्शन काफी अच्छा होता है, तो इनडायरेक्ट टैक्स की कलेक्शन काफी अच्छी रही इस साल। जी, और जैसा कि आपने बताया है कि गवर्नमेंट के पास एक बजट का मेन तात्पर्य क्या है? बजट का मेन तात्पर्य है कि अगर मैं एक सामान्य व्यक्ति हूं तो मैं अपने खर्चे और आय के बारे में एक ब्यौरा, लेखा ब्यौरा बनाता हूँ। कोई फॉर्मल तरीके से बनाता है, कोई इनफॉर्मल तरीके से बनाता है, राइट। अगर मैं एक सर्विस क्लास हूँ तो मैं कहूँगा कि मेरी इनकम क्या क्या हो सकती है और मेरे एक्सपेंडिचर क्या क्या है, मेरे खर्चे क्या है और मेरी आमदनी क्या है। गवर्नमेंट भी एक तरह से, गवर्नमेंट का कोई ऐसी फिक्स सैलरी इनकम तो है नहीं, तो गवर्नमेंट भी एक एंटरप्राइज की तरह अपने कुछ आय के स्रोत डिसाइड करती है और कुछ खर्चे देखती है। उन आय के स्रोतों में जैसे आपने बोला कि एक तो आपका प्रत्यक्ष रूप से जो कर है, डायरेक्ट टैक्सेस हैं, जो मेरे कितनी बार सैलरी पे पहले ही कट के आ जाता है, जो मैं कमा रहा हूं वो, और जो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। और अगर आप देखा जाए तो टोटल अगर गवर्नमेंट 100 रुपए कमाती है तो 85 रुपए हमारे टैक्सेस के थ्रू आते हैं। तो उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, बहुत बड़ा योगदान जो है आपका GST का है। जी बिल्कुल, तो डायरेक्ट टैक्स हो या इनडायरेक्ट टैक्स, दोनों में ही अब तक 9 महीनों में टैक्स बॉयंसी देखी गई है। तो टैक्स पेयर्स को हम बधाई देते हैं कि राष्ट्र निर्माण के लिए आप योगदान दे रहे हैं। और कार्यक्रम में अब हमारे साथ जुड़ गए हैं संजय भारद्वाज जी। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप फाउंडर हैं एक स्टार्टअप के जो कि मेंटल हेल्थ स्पेस में है और जहां पे एक टेक्नोलॉजी को भी यूज़ किया जाता है। तो ये बताइए, स्टार्टअप पे हमने देखा है गत वर्षों पे बहुत बल दिया गया है, स्टार्टअप्स की क्या अपेक्षा है आज अंतरिम बजट से? देखिए, इस समय 1 लाख से ज़्यादा स्टार्टअप्स हैं हिंदुस्तान में और MSME हैं, और स्टार्टअप जो है $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के ऊपर इसमें कंट्रीब्यूट कर रही है। हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि गवर्नमेंट जो है थोड़े से फंड्स जो है स्टार्टअप्स के लिए और एलोकेट करे। दे हैव टू क्रिएट सच टर्म्स एंड कंडीशन और ऐसी फ्रेमवर्क क्रिएट करना चाहिए जहाँ पे स्टार्टअप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया और मशीन लर्निंग हो गया और रोबोटिक्स हो गया, इस तरह के स्टार्टअप्स को और बढ़ावा मिले। जी बिल्कुल, यानी स्टार्टअप्स को और बढ़ावा देने के लिए आज देखना होगा कि वित्त मंत्री के पिटारे से क्या सामने निकल के आता है। लेकिन अगर हम टैक्सेशन की बात करें खासतौर पे स्टार्टअप्स के लिए, तो टैक्स के किस तरह के इंसेंटिव्स हैं? प्रायोरिटी सेक्टर उसके अंदर तो है, लेकिन ओवरऑल जो स्टार्टअप पर कोई स्पेसिफिक जोन के अंदर कोई स्टार्टअप लगा है तो वहाँ पर सरकार बेनिफिट दे रही है। ओके जी, और पर्सनल टैक्सेशन एक ऐसा मुद्दा है जिसमें हर कोई दिलचस्पी लेता है, खासतौर पे मिडिल क्लास, नौकरी पेशा। और हमने देखा कि गत वर्षों में ओल्ड रेजीम टैक्सेशन के साथ साथ न्यू रेजीम भी आई जहां पर नए स्लैब रेट थे लेकिन डिडक्शंस नहीं मिलती थी। तो न्यू रेजीम को आज क्या वित्त मंत्री और अट्रैक्टिव बना सकती हैं? बना सकते हैं। अभी जो टैक्स के 5 स्लैब हैं न्यू रेजिम में, जिसमें 5% है, 10% है, 15% है, 20% है। टैक्स इनकम जैसे 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है,
3 से 6 लाख तक 5% है, 6 से 9 10% है, 9 से 12 15% है और 15 से ऊपर 30% है। ये 20 और 30 के बीच में जो गैप है, काफी गैप है। काफ़ी गैप है, उसको सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए और एक स्लैब 25% का और जाने, यानी आप वो कह रहे हो 15 से 20 के बीच में 25% का 25% का एक स्लैब आ लग जाए जाना चाहिए। तो रियायत मिल जाएगी। और जैसे स्टैंडर्ड डिडक्शन सबको मिलती है, इस समय वो 50,000 है, क्या वहां पर भी हम उम्मीद कर सकते हैं? 1 लाख तो होना ही चाहिए, 50,000 तो बहुत कम अमाउंट है और बहुत दिनों से ही चल रहा था। हालांकि बीच में उन्होंने बंद कर दिया था, लेकिन स्टार्ट किया तो 50,000 तो कम है। एक्सपेक्टेशन पब्लिक की रहेगी, सैलरी क्लास को तो बिल्कुल रहेगी, कि तो उसके पास कोई प्लानिंग नहीं है टैक्स का। जी बिल्कुल। आइए अलग अलग सेक्टर्स की भी अगर बात करें कि आखिरकार आज बजट कौन से सेक्टर्स को बढ़ावा दे सकता है। अब शिक्षा तो बहुत महत्वपूर्ण है व्यक्तित्व के निर्माण के लिए, और आप तो शिक्षाविद हैं, 2 दशकों से शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं। एजुकेशन सेक्टर में हमारी विश लिस्ट क्या है? आपने बड़ा सही कहा है कि शिक्षा, हेल्थ, स्वास्थ्य, ये किसी भी इकोनॉमी के, किसी भी अर्थव्यवस्था के पिलर हैं। और बहुत सारी मतलब थियरीज है, वो ये कहती है कि गवर्नमेंट को इन दो में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, सबसे ज़्यादा वो करना चाहिए, अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जिससे कि बाकी फंडामेंटल्स भी स्ट्रॉन्ग हो सके। एक शिक्षाविद होने के नाते मैं ये कहूँगा कि पिछले बजट में जिस तरह की घोषणाएं की गई थी, उन घोषणाओं को काफ़ी हद तक हमने धरातल पे उतरते हुए देखा। जैसे कि पिछले बजट में, या जिस तरह से गवर्नमेंट का फोकस राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर था, और उसको हमने काफ़ी हद तक धरातल पे उतरते हुए देखा है, तो उससे हम एज ए शिक्षाविद हमें अच्छा लग रहा है कि एक सिस्टमेटिक चेंज आ रहा है। हम ये चाहते हैं कि ये और गवर्नमेंट जो है इसके लिए एक और बड़ा स्ट्रॉन्ग रोड मैप तैयार करें, और भारत के हर कोने तक इसका जो है अच्छे से क्रियान्वयन हो सके, इम्प्लीमेंटेशन हो सके। रिसर्च फाउंडेशन को लेके गवर्नमेंट ने पिछली बार अनाउंसमेंट किया था, वो भी बहुत ही अप्रिशिएटिंग था। हम चाहते हैं कि इसका एक इकोसिस्टम बनाया जाए, और क्योंकि भारत अब जो आप बता रहे हैं कि इकोनॉमी में अगर हम कंपेयर कर रहे हैं, विकसित भारत की अगर परिकल्पना कर रहे हैं और डेवलप नेशन की तरह हम अपने आप को देख रहे हैं, तो उसमें शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाला है, और उसमें भी रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो हमारी उम्मीदें एज ए शिक्षाविद ये है कि कुछ ऐसा ब्लूप्रिंट गवर्नमेंट की तरफ से आए जिससे रिसर्च पे और फोकस हो। और एक फोकस एरिया गत वर्षों में हमेशा बजट में रहा है, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। और अब जब बजट आता है तो हमने देखा है कि रेलवे बजट भी इसके साथ मर्ज हो जाता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में चाहे रेलवे की बात हो, एयरपोर्ट्स की, पोर्ट्स की, इस दिशा में आज क्या हो सकता है? आज होटल इंडस्ट्री की को ज़्यादा उम्मीद है कि शायद हमें होटल इंडस्ट्री वाले को भी इंक्लूड करें इंफ्रास्ट्रक्चर, होटल को भी और टूरिज्म को भी इंफ्रास्ट्रक्चर का मायना दोनों में करें। क्यों तो होटल अभी तक जो सरकार सोच रही है, जो भी लोग सोच रहे हैं, वो लग्जरी है, बट होटल अब लग्जरी नहीं, अब नेसेसिटी बन जा रही है। क्यों तो इतना स्ट्रेस है पब्लिक के अंदर, तो उसे भी कहीं भी जो है ना, उसको रिलीज करने के लिए होटल चाहिए, टूरिज्म चाहिए, तो दैट शुड बी कम इन द इंफ्रास्ट्रक्चर। जी, तो क्या टूरिज्म को प्रायोरिटी सेक्टर माना जाएगा? क्या होटल, रेस्टोरेंट्स को इंफ्रास्ट्रक्चर के दायरे में लाया जाएगा? ये भी एक विश लिस्ट है। लेकिन जैसे आपने कहा स्ट्रेस की बात, और आपका स्टार्टअप मेंटल हेल्थ में है, तो हेल्थ में आज हम क्या फोकस देख सकते हैं, खासतौर पर मानसिक सेहत पर? अभी जो गवर्नमेंट का जो बजट है अराउंड 1000 करोड़ के करीब का है मेंटल हेल्थ में, और कुछ इंस्टीट्यूट की तरफ जाता है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि स्टार्टअप जो है, स्टार्टअप बेसिकली इकोनॉमी में जो ऑलरेडी जो इकोनॉमी में 1.03 ट्रिलियन के लॉसेस कर रहा है, एफिशिएंसी लॉसेस। $1 अगर हम स्टार्टअप्स में स्पेंड करते हैं, $4 का रिटर्न्स मिलता है। अच्छा। हाँ जी, तो ये WHO के फिगर्स है, मेरे अपने नहीं है। तो स्टार्टअप्स और मेंटल हेल्थ जो है वो एक इकॉनमी और नेशन बिल्डिंग में बहुत इंपॉर्टेंट काम कर सकता है, और गवर्नमेंट को इसमें फोकस बनाना चाहिए। और स्टार्टअप में नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं, जो कि मास मार्केट के लिए यूज़ कर सकते हैं। हम पूरे इंडिया में जो 1.4 बिलियन पीपल हैं, उनको कैसे उनकी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं, बेसिक लेवल पे कैसे उनको हम असेस कर सकते हैं, फिर उसके बाद क्या प्रोग्राम्स उसके साथ हम गवर्नमेंट चला सकती हैं। ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट को एक स्ट्रैटेजी के रूप में लेके आनी है। जी, आपको क्या लगता है कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर स्टार्टअप की संभावनाएं ज़्यादा हैं 2024 और अगले 2-4 सालों में? मेरा ख्याल है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और मशीन लर्निंग है, रोबोटिक्स है, स्पेस टेक्नोलॉजी है, ये एरियाज़ जो हैं ये अपकमिंग एरियाज़ है। अगले 5 से 10 साल में इसमें आप बहुत सारा मूवमेंट देखेंगे। पर इसके लिए फिर क्या ये महंगी आती है टेक्नोलॉजी? इसके लिए एक तरह से कैपिटल एक्सपेंडिचर की ज़रूरत है? नहीं, गवर्नमेंट ने फ्रेमवर्क बना रखे हैं, कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे गवर्नमेंट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत में काम कर रही है,
और इसको अगर जैसे बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं या फिर जो स्टार्टअप्स के जो स्टार्टअप्स करना चाह रहे हैं उनके साथ काम करें तो उनका कैपिटल एक्सपेंडिचर कम हो सकता है। गवर्नमेंट ने ऑलरेडी ऐसी स्कीम्स बना रखी है। अब ये पॉइंट है कि इस समय पे ये स्कीम्स को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है और उनको इंसेंटिव देने हैं ताकि स्टार्टअप्स और ज़्यादा स्टार्टअप्स आए, कंपटीशन बढ़े और बेटर प्रोडक्ट्स लेके आए स्टार्टअप्स। जी, पिछले साल अगर हम बात करें 1 फरवरी 2023 की, तो जब बजट आता है तो बहुत से प्रीफिक्स लगते हैं कि ये बैलेंस बजट है, ग्रोथ बजट है। तो पिछले साल के बजट को ग्रोथ बजट कहा गया क्योंकि शंकर जी 45 लाख करोड़ का जो टोटल एक्सपेंडिचर था उसमें 10 लाख करोड़ कैपेक्स, इतना पहले कभी नहीं देखा गया। तो क्या जब कैपिटल एक्सपेंडिचर में देश का बजट ज़्यादा फोकस करता है तो उससे ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती हैं? बिल्कुल, अगर जब तक हम कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं करेंगे ना तो हमारा जो ग्रोथ कंट्री नहीं करेगा। क्यों, तो पहले भी क्या होता जब रिसेशन होता तो राजा क्या करते थे, तालाब खुदवा दिया तो बहुत सारे वहाँ पर वर्कर चला गया, फिर वहाँ पर एक कॉमर्शियल एक सेटअप बन गया। तो जब तक हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत नहीं होगा तो वो कैपेक्स आइटम है, कैपिटल एक्सपेंडिचर ही जो है जो हमारी ग्रोथ को ना बहुत आगे तक लेके जाएगी। जी। और इसके लिए चाहे गवर्नमेंट को अपनी रिसोर्स तो है ही है, जो हमारे टैक्सेशन तो है ही है। अगर गवर्नमेंट लोन भी ले रही है तो कोई बात नहीं, लोन अगर हम ले रहे हैं और उसको रीपे की कर रहे हैं तो हमारे वो बैलेंस है। जैसे लोग कार ले रहा है तो ये लोन लेके अगर पहले इससे पहले इतने कार नहीं बिकते थे, लोग इतना अफोर्ड नहीं करते थे, लेकिन जब से कंज्यूमर के लिए लोन की व्यवस्था हुई तो खूब डेवलप किया, लोग इंडिविजुअल मकान भी बना रहे हैं, घर गाड़ी भी ले रहे हैं। उसी तरह से सरकार अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ले रही है तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात है और ये ग्रोथ को लेके जाएगी। ग्रोथ के लिए कंजम्पशन बहुत ज़रूरी है। अब अर्बन क्षेत्रों में तो हम देखते हैं कंजम्पशन होती है, लेकिन अर्थव्यवस्था में ज़रूरी है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी कंजम्पशन हो। तो रूरल डेवलपमेंट, रूरल कंजम्पशन, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह से बढ़ रहा है? ये आपने बिल्कुल बहुत अच्छा यहाँ पे बिंदु रखा है कि जो अगर आप एक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी जिसको आप बोलते हैं उसका अगर कंपोनेंट देखा जाए तो उसमें आपने एक बहुत अच्छा टर्म यूज़ किया, कंजम्पशन, उपभोक्ता। क्योंकि देखिए क्या है, इकोनॉमी एक साइकिल की तरह चलती है। अगर कोई भी एक चीज़ बनती है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होता है तो उसके साथ 10 और इंडस्ट्री ग्रो करती है। तो आपने बड़ा सही कहा कि ये जो डिवाइड है, ये जो आप जो कह रहे हैं कि रूरल एरिया में या ग्रामीण एरिया में कंजम्पशन कैसे बढ़ रहा है, तो ग्रामीण एरिया में कंजम्पशन इकोनॉमी में एक अच्छा कंट्रीब्यूशन आ रहा है। हालांकि ये बात सत्य है कि ग्रामीण व्यवस्था में अभी भी काफ़ी हद तक मानसून पर हमारा प्रभाव है और उसकी वजह से ही एक पूरा साइकिल चलता है। तो ऐसा लगता है प्राइमरीली जो फोकस गवर्नमेंट का है वो बहुत ही बैलेंस फोकस, एक संतुलित सा बैलेंस चल रहा है, जिससे कि बहुत ज़्यादा निर्भरता हमारी सिर्फ मानसून पे ना रह के बाकी सेक्टर्स पे भी किया जाए, ऐसा लगता है। और आने वाले समय में ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे नीतिगत निर्णय गवर्नमेंट लेने वाली है जिससे कि एक सस्टेनेबल कंजम्पशन रूरल एरिया में भी बढ़ेगा, जैसा कि पिछले वित्तीय वर्ष में भी हमने देखा है और इस बजट से भी हमें उम्मीद है कि कुछ ऐसे उपाय किए जाएंगे जिससे कि बढ़े। और प्रोफेसर साहब, गुरुवार की सुबह देखिए, राजधानी दिल्ली की बात करें तो झमाझम बारिश हो रही है और बूंदाबांदी तो लगी हुई है। तो मॉनसून पर हम लोग निर्भर हैं, हम कृषि प्रधान देश है संजय जी। तो अन्नदाता के लिए अगर हम बात करें, फार्मर्स के लिए, आपको लगता है कि एग्रीकल्चर स्पेस में भी स्टार्टअप्स की बहुत संभावनाएं हैं, भले वो सीड्स की बात हो, फर्टिलाइजर्स की बात हो, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स की बात हो, टेक्नोलॉजी कृषि क्षेत्र से जोड़ने की बात हो? ये एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत सारे स्टार्टअप्स दस्तक दे रहे हैं और ये बेसिकली IoT और ड्रोन टेक्नोलॉजी को यूज़ करके आप उनकी मैपिंग करते हैं, आप उनके पिक्चर्स लेते हैं, उससे बेसिकली जो प्लांट्स की आप उनकी जो स्वास्थ्य है वो बताते हैं और उसमें उसको आप सीड्स की डिस्पर्शन के लिए आप यूज़ करते हैं। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत नई क्रांति आ रही है और जो कि IoT, जो ड्रोन टेक्नोलॉजी और वेरियस अदर टेक्नोलॉजी, जैसे सॉइल आप माप रहे हैं कंटिन्यूसली, आप सॉइल कैसे उसकी गुणवत्ता कैसे नाप सकते हैं, तो ये सारी चीज़ों पे बहुत सारे स्टार्टअप्स आ रहे हैं। जी बिल्कुल। और हमने देखा है कि बजट में FPO पर भी काफ़ी फोकस किया गया, यानी फार्मा प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, कि अगर शंकर जी छोटे छोटे किसान हैं, अगर वो एक समूह बना लें जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है, तो फिर उनके लिए आसान होता है मार्केटिंग करना? बिल्कुल आसान है। उसमें सरकार टैक्सेशन की रिबेट भी अलग से दे रही है। अच्छा। हाँ, और ये कंपनी बनाना बहुत आसान है, FPO बनाना बहुत आसान है। 10 लोग होना चाहिए या 2 प्रोड्यूसर्स होना चाहिए कंपनी। तीसरी बात है कि इसके अंदर सरकार इसे प्रायोरिटी सेक्टर में मान रहा है
और इसके लिए गवर्नमेंट बहुत जो रियायत हो सकती है वो दे रही है, ताकि इस किसान जो भी बना रहा है प्रोडक्ट वो मार्केट तक इजीली पहुंचे। तो जब आप कहते हैं कि ये सेक्टर प्रायोरिटी सेक्टर है, जैसे कृषि क्षेत्र, इसका मतलब ये हुआ कि फिर जब बैंक के पास वो जाएंगे ऋण लेने तो उनको सस्ती दरों पे मिलेगा फाइनेंस? सस्ती दरों पे मिलेगा और आसानी से मिलेगा। पेपर वर्क्स काफ़ी कम होंगे इसके अंदर। जी, हेल्थ की बात करना चाहूँगा क्योंकि हमारे जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति हमारी सेहत। तो खुदा न खास्ता अगर हम बीमार पड़ जाएं तो दवाई भी लेनी पड़ती है। अब हमने देखा कि प्रधानमंत्री जन औषधि योजना पे बल दिया गया, तो क्या उम्मीद करें कि जन औषधि सेंटर्स और बढ़ेंगे? बिल्कुल बढ़ेंगे। अभी तक जो जन औषधि केंद्र हैं वो तकरीबन 10,000 हैं। सरकार की ये उम्मीद है कि इस बार इसे 25,000 के ऊपर लेके जाएंगे, ताकि वहाँ पर 50 से लेकर 90% दवाई सस्ती मिलती है बाकी जगहों से। जी, तो सरकार जरूर इस पे काम करेगी। जी, और 15 अगस्त 2023 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा भी की थी कि 10,000 से अब ये 25,000 का टारगेट रहेगा। लेकिन जैसे आपने जीडीपी वर्ड यूज़ किया, प्रोफेसर साहब आप तो अर्थशास्त्री हैं, जीडीपी कैसे कैलकुलेट होता है? और भारत सर्विसेज में तो काफ़ी अच्छा कर रहा है, फाइनेंशियल सर्विसेज की तो कैपिटल बन गई है, लेकिन वो कहते हैं जी अगर $5 ट्रिलियन बनना है तो मैन्युफैक्चरिंग पे भी बल देना होगा। क्या हमारे जीडीपी में हम मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज दोनों में बल दे रहे हैं? बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि जीडीपी है क्या। जीडीपी का मतलब ये हुआ कि देश की जहाँ पर पॉलिटिकल बाउंड्रीज हैं, मतलब किसी भी देश में जो चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं, चाहे या तो आप उसको वस्तुएं मान लीजिए या सेवाएं मान लीजिए, उन सब का जो मैं अगर जोड़ दूं, जैसे ए ने इतना प्रोड्यूस किया, बी ने इतना प्रोड्यूस किया, मान लिया जाए कि रिलायंस जियो ने इतना बिजनेस कंट्री में किया, सैमसंग ने इतना किया, मैंने इतना कंट्रीब्यूट किया, एक पॉलिटिकल बाउंड्रीज में हम सब ने मिलकर अर्थव्यवस्था में कितना एग्रीगेट कर दिया, ये जीडीपी है। और अभी कितना है तकरीबन ये जीडीपी अभी हम क्लोज टू 3 ट्रिलियन मान रहे हैं और हमारा 5 ट्रिलियन का है। तो आपने भी कहा कि जैसे 5 ट्रिलियन बनना है तो हमें मैन्युफैक्चरिंग साइड में आना पड़ेगा। वो मैन्युफैक्चरिंग साइड आना बहुत ज़रूरी है। आपने बिल्कुल सही कहा कि और अभी जो चैलेंजेस भी लिखे हुए हैं, जो आप रिव्यू को जो आपने लिखा है उसमें एक चैलेंज ये जरूर लिखा हुआ है कि ग्लोबल सप्लाई चेन में डिसरप्शन अब आ रहा है ना, और जियोपॉलिटिकल कंडीशन अब जो है थोड़ी सी चेंज हो रही है रशिया यूक्रेन वार के बाद। अभी आपने कहा हमास वॉर, इसके बाद से ना अब एक काइंड ऑफ प्रोटेक्शनिज्म वापस से जो है हम डीग्लोबलाइजेशन की तरफ जाने की कोशिश, पहले ही प्राथमिकता अपनी दे रहा है। भारत के संदर्भ में अच्छी बात यह है कि 140 करोड़ की आबादी, तो हमारी तो डोमेस्टिक कंजम्पशन ही बहुत है, बहुत अच्छा है। और वो कंजम्पशन अगर अच्छा है तो हमारा जीडीपी और रिजिलियंस, एक रिजिलियंस वर्ड होता है कि जब इकोनॉमी कितनी रिजिलियंट है, मतलब बाहर से कितने ही आक्रमण हो, बाहर से कितने ही, जैसे कोविड एक आया, कोविड के दौरान आपने देखा कि विश्व की बाकी सारी अर्थव्यवस्था चरमरा गई, वो खराब हो गई, परेशान हुई, पर भारत ने वो बाउंस बैक कर दी। तो ये एक बहुत अच्छा संकेत मैं जो अर्थशास्त्री मानता हूँ कि 7% का जो हम रिजिलेंट इकोनॉमी है उसमें अब जो ये गवर्नमेंट का ऑफ लेट मेक इन इंडिया कैंपेन है जिसका अब रिजल्ट आने शुरू हुए हैं। अब बहुत सारे सेक्टर को ये कहा गया है कि आपको इंडिया में ही बनाना पड़ेगा। ये पॉलिसी, चूंकि ये परिवर्तन एकदम ओवरनाइट नहीं आ जाते, एकदम से नहीं आ जाते, तो इसमें जो है अब गवर्नमेंट इसमें वोकल फॉर लोकल की बात कर रही है, यहीं पे प्रोडक्शन की बात कर रही है, ये करना पड़ेगा, इसके बिना हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी नहीं बन बिल्कुल। मैन्युफैक्चरिंग की जहाँ तक बात है तो गवर्नमेंट कई स्कीम्स लाई है, जैसे कि PLI प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, और लगातार बजट्स में MSME जो लघु उद्योग हैं हमारे, उनको कैसे बढ़ावा दिया जाए। और जब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आती है तो हमारे जहन में कभी कभी संजय जी सिर्फ पुल, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स आते हैं, लेकिन मौजूदा दौर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का है। तो UPI देखिए कैसे बड़ी क्रांति हुई, उसी क्रम में अब ONDC ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स की बात हो रही है। आपको लगता है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से बहुत मदद मिलेगी? गवर्नमेंट ने ऑलरेडी फ्रेमवर्क बनाया हुआ है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का, जैसे आपने ONDC की बात की, जैसे आपने UPI की बात की, एक जैसे भाषिणी करके है जो लैंग्वेज प्रोसेसिंग के ऊपर है, काफ़ी काम कर रहा है। तो ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनके बेसिस पे आपकी सेकेंडरी और टर्शरी जो स्टार्टअप्स हैं वो डेवलप होंगी और वो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करेंगी। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है
आपकी जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है वो रिटेल्स में जा रही है, जी। तो वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। जी, तो चलिए उम्मीद करते हैं कि बजट से जो हमारी सबकी विश लिस्ट है ये पूरी हो, और सारी विश लिस्ट तो पूरी करना बहुत मुश्किल है। देखना दिलचस्प रहेगा कि वित्त मंत्री जी अब जब बजट स्पीच रखेंगी तो आखिरकार कौन से प्रावधान पे बल देती है। लेकिन कार्यक्रम में आके चर्चा करने के लिए प्रोफेसर साहब आपका, शंकर जी आपका, संजय जी आपका बहुत बहुत आभार। Thank you. थैंक यू।